प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों के इस चरण में अनुसंधान के तीसरे और महत्वपूर्ण एक प्रकार पर बात कर रहे हैं, जिसको कि हम आनुभविक अनुसंधान या एम्पिरिकल रिसर्च के नाम से जानते हैं। सामान्य तौर पर अभी तक जब हम सामाजिक अनुसंधान पर जब से बात करना शुरू किए हैं, तब से हमारी ज़्यादातर जो बातें हुई है उसमें हमने वैज्ञानिक अनुसंधान या वैज्ञानिकता पर, ऑब्जेक्टिविटी पर, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है और यही सारी बातें प्रारंभिक समाजशास्त्रियों के द्वारा कही भी गई थी। लेकिन एक तरफ जहाँ वैज्ञानिकता और विज्ञान के संदर्भ में सामाजिक क्रियाओं के अध्ययन की या सामाजिक संबंधों के अध्ययन की या सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के बारे में बात की जाती रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे विद्वान भी रहे जो ये मानते थे कि केवल वैज्ञानिकता के आधार पर, केवल वैज्ञानिकता की बात करके हम अनुसंधान के सही स्वरूप को समझ पाएं, ये इतना आसान नहीं है। और ये बात इसलिए भी लागू होती है क्योंकि हर तरह के विचार के अंतर्गत या हर प्रकार के कार्य के अंतर्गत दो प्रकार की विचारधाराएं पैरेलल चलती है। कुछ लोग उस कार्य करने के तरीके को सही मानते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उस कार्य करने वाले तरीके को सही नहीं मानते हैं। तो दोनों ही प्रकार के लोग हमें या विचारक जो है हमें देखने को मिलते हैं। इन्हीं विचारकों में अधिकांश जो अनुभववाद या अनुभविक रिसर्च अनुसंधान पर जोर देने वाले जो लोग थे, उनका ये मानना था कि हम हमेशा वैज्ञानिकता के आधार पर, हमेशा तार्किकता के आधार पर या इस तरह के वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर अध्ययन करें। इससे सामाजिक अनुसंधानों में कम से कम ये ठीक बात नहीं है। और ये अनुभविक पद्धति केवल समाजशास्त्र में ही नहीं वरन अन्य बहुत से विज्ञानों में भी इसको प्रयोग में लिया जाता रहा है, जिसमें वो मानते हैं कि कई बार केवल जो सामने जो हम वैज्ञानिकता के आधार पर हर वक्त जो बात करते हैं वो कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा इस तरह से चीज़ें हो ही। तो ज्ञान के दोनों ही प्रकार हो सकते हैं, तार्किकता के आधार पर यानी कि वैज्ञानिकता के आधार पर भी हो सकता है, और अनुभवजन्य जो इंसान को जो अनुभव होते हैं, उसके जो पर्सनल उसकी जो अनुभव है, उन अनुभवों के आधार पर भी जो है अनुसंधान किया जा सकता है। अब यहाँ पर आप देखें तो अनुभव जो शब्द है, ये शब्द जो है वो विशेष तौर पर अगर आप देखें तो दो जो अंग्रेजी भाषा का जो शब्द है मेन रूप से एम्पिरिकल, वो शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एम्पिरिकस शब्द से बना है। हम इसकी अर्थ को देखें तो दो शब्दों का योग है, एक अनुभविक और दूसरा है पद्धति, एम्पिरिकल मेथड। तो एम्पिरिकल शब्द जो अपने आप में है अंग्रेजी भाषा का, वह जो है वो लैटिन भाषा के एम्पिरिकस से बना है, जिसका अर्थ होता है अनुभव या अनुभव पर आधारित। यानी कि इस अनुसंधान में वैज्ञानिक कठोरता पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता है, बल्कि इंसान के स्वयं के जो इंद्रियजन्य अनुभव हैं, यानी कि जो खुद महसूस करता है अपने इंद्रियों के माध्यम से, उस इंद्रियजन्य अनुभव और अनुभविकता को आधार बनाकर सामाजिक घटनाओं का प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास किया जाता है। तो बड़े व्यापक अर्थों में अगर हम इस रूप में इसको कहें कि अनुभविक पद्धति अथवा अनुभववाद का प्रयोग उस अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है जिसमें बातों को या तथ्यों को या विश्वासों को उसी रूप में स्वीकार किया जाता है या उन पर आचरण किया जाता है जो कि वास्तव में उनके व्यक्ति के अनुसंधानकर्ता के अनुभव के आधार पर पुष्ट होती हो, तब उसे जो है वो स्वीकार किया जाता है। इसलिए यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि इस प्रकार अनुभव पद्धति अथवा अनुभववाद का प्रयोग उस अभिवृत्ति के लिए किया जाता है जिसमें विश्वासों को उसी स्थिति में स्वीकार किया जाता है या उन पर आचरण किया जाता है जबकि वे हमारे या वैज्ञानिक विद्वान के उस अनुसंधानकर्ता के अनुभव द्वारा पुष्ट अगर हो सकती हो, तभी उस पर वो विश्वास जो है किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुभविक पद्धति जो है वो मुख्य रूप से अनुभव पर आधारित है,
तथ्यों के ऊपर ही केवल आधारित नहीं, केवल जो तथ्य मिल गए सबूतों के आधार पर ही केवल नहीं बात हम कहते हैं उसमें, केवल उसी आधार पर नहीं है, बल्कि व्यक्ति के खुद के अनुभव के आधार पर उसको अनुभविक जो अनुसंधान है वो कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ आपको, ये तो केवल आपको एक समझाने के लिए, क्योंकि अनुसंधान के प्रकारों में जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से यही बात कह रहा हूँ, ये जो अनुसंधान के प्रकार हैं, ये अनुसंधान के प्रकार छोटे छोटे प्रश्न के रूप में भी आ सकते हैं, जो 4 नंबर के और 5 नंबर के सवाल आते हैं उसके रूप में भी आ सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग रूपों में इसको समझने का प्रयास कर लें, और जो मैंने लिखा है केवल उतना ही आप लिख लें उसमें, तो ये आपके लिए काफ़ी होगा। और विस्तृत तौर पर अगर लिखना है तो मैंने पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, उन पॉइंट्स को आप, जो मैं इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, उनको 2-2 लाइनों में, 3-3 लाइनों में उसको आप समझा भी दें। अब हम बात करें अनुभववाद या अनुभविक पद्धति का महत्व। तो अनुभविक पद्धति या अनुभववाद के महत्व का सबसे पहला जो बिंदु है वह है वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करना। यानी कि अनुसंधानकर्ता केवल तथ्यों के आधार पर ही नहीं, केवल सुनी सुनाई जो तथ्य है या देखे हुए तथ्य, क्योंकि तथ्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम इस पर आगे चर्चा करेंगे, ये हमारे टॉपिक में आएगा। प्राथमिक तथ्य, द्वितीयक तथ्य, ये कौन कौन, उसमें प्राथमिक तथ्य हम किसे कहेंगे, जिसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं, सेकेंडरी डेटा किसको कहते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट होगी। पर मोटे तौर पर आप यहाँ पर समझ लीजिए कि प्राथमिक तथ्य वो होते हैं जो अनुसंधानकर्ता स्वयं या उसके संगठन के जो उसके साथ में जो लोग हैं वो स्वयं वहाँ पर जाकर पहली बार जो तथ्य इकट्ठा करते हैं, जो डेटा लेते हैं, उसको प्राथमिक तथ्य कहते हैं। तो अनुभविक सिद्धांत पद्धति के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाकर व्यक्तियों के या लोगों के वास्तविक व्यवहार का अध्ययन करता है, यानी खुद वहाँ पर जाकर अध्ययन करता है, केवल तथ्यों के आधार पर ही नहीं बात करता है, बल्कि खुद वहाँ जाता है और अपने अनुभव के आधार पर उस व्यवहार को समझने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर बहुत एक बड़ी बात है, मैं दूसरे बिंदु को साथ में लेकर आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। दूसरा हमारा जो बिंदु है वो ये है कि गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन के लिए ये अनुभविक पद्धति जो है बहुत महत्व की है। गुणात्मक तथ्य और गणनात्मक तथ्य, यहाँ पर ये एक मुझे वास्तव में बहुत बड़ी कमी महसूस होती है कि हम अभी क्लासरूम टीचिंग में यहाँ पर भाग नहीं ले पा रहे हैं, वरना ये छोटे छोटे प्रश्न जो है इन लेक्चर्स के दौरान मैं आपको सॉल्व करता जाता, और अभी भी कर रहा हूँ, प्रयास तो मेरा यही है। जैसे गुणात्मक, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो हर साल प्रश्न के परीक्षा के अंतर्गत आता ही है कि तथ्यों के प्रकार में, जहाँ पर मैंने एक बार बात कभी जो स्वरूप बात की थी प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य, उसी प्रकार से तथ्यों के स्वरूपों की अगर हम बात करें तो उसमें 2 प्रकार के आते हैं, गुणात्मक तथ्य और गणनात्मक तथ्य। यहाँ पर गुणात्मक तथ्य यानी कि क्वालिटेटिव डेटा, गुणात्मक तथ्य जो गुणों को व्यक्त करते हैं, और गणनात्मक तथ्य जो गणना को प्रस्तुत करते हैं। जैसे मान लीजिए गुणात्मक तथ्य की मैं बात करूं तो कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि आज मैंने बहुत लंबा सांप देखा, या आज बहुत सर्दी है, या आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, और आज तो ज़बरदस्त बारिश हुई, शानदार बारिश हुई, इस तरह की बातें मोस्ट प्रोबेबली आप जब जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनसे जब डेटा कलेक्ट करेंगे इंसानों से, तो इंसान इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है सामान्य तौर पर। और क्या ज़बरदस्त आदमी है, मज़ा आ गया, शानदार था। अब ये शानदार था और ज़बरदस्त आदमी है, बहुत तेज़ बारिश हुई और बहुत लंबा सांप देखा, और ये सारी बातें क्या है, ये गुणात्मक तथ्य है, ये क्वालिटेटिव है, इसमें आपको सही आंकड़ा नहीं मिलेगा। इसके बजाय ये कहा जाए कि आज इतनी मिलीमीटर या इतना इंच या इतनी सेंटीमीटर बारिश हुई, तो वो एकदम टू द पॉइंट आंकड़ा एकदम सही हुआ। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आज इतनी मिलीमीटर बारिश हुई या आज इतनी इंच पानी गिरा। अब वो कल बहुत तेज बारिश, आज बहुत जोरदार बारिश थी, कल अरे कल तो कुछ नहीं, आज तो उसके मुकाबले, ये कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। लेकिन अगर ये कहा कि कल इतने पॉइंट इतना बारिश हुई, आज इतना पॉइंट इतना बारिश हुई, ये हुआ क्वांटिटेटिव, यानी कि बिल्कुल गणनात्मक बात। लेकिन कई बातें ऐसी होती है जिसमें आप उसकी गणना नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए पिता अगर किसी माता से पूछा जाए कि आप अपने बच्चों से कितना प्रेम, तो कहती है बराबर करते, तो 50-50 पर हम तो कह नहीं सकते। या कि अभी आप किसको, आपके कौन से पिताजी को ज़्यादा प्यार करते हैं, माता जी को ज़्यादा,
क्या नहीं साहब मेरा तो वही है कि नहीं 60% तो मैं माता जी को करता हूँ और 40% पिताजी को करता हूँ। ये बातें हम कहने के लिए ठीक है, वरना हम उसको गणना के रूप में प्रस्तुत नहीं करते। या उस आदमी से मुझे बहुत चिड़ है यार, अब कितनी चिड़ है कि साहब मैं 70% चिड़ करता हूँ या 50% चिड़ करता हूँ, ये बातें संभव नहीं है। क्योंकि सामाजिक तथ्य जो हमें प्राप्त होते हैं उसमें अधिकांश गुणात्मक तथ्य प्राप्त होते हैं, और गुणात्मक तथ्यों को समझने के लिए व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार को समझना बहुत जरूरी है, और उसके लिए अनुसंधानकर्ता का खुद का इंद्रियजन्य अनुभव यानी कि खुद का वहाँ पर होना बहुत जरूरी है कि वो जो बात कही गई। कई बार आप फिल्मों में भी देखते हैं, डायलॉग आता है, ये कहीं होता है कि ये अदालत के सीन में कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, इसका मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति सच में उसको जान से मारने के लिए बात कहता है, या मैं तुम्हें देख लूंगा का मतलब ये नहीं था कि वो हमेशा उसको देखने के लिए बात देख लूंगा क्या। तो ये बातें केवल वो होती है, कहने की बात होती है। उसको आदमी महसूस करे, उसको आदमी सामने रहकर उसको कि उसने वास्तव में उसको उस रूप में कहा था या केवल इसी तरह से बात हो गई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो व्यक्ति के वास्तविक व्यवहार के अध्ययन के साथ साथ गुणात्मक तथ्यों के अध्ययन में भी आनुभाविक जो अध्ययन पद्धति है, अनुभववाद जो है, वह बहुत ही उपयोगी पद्धति के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से तीसरा जो बिंदु है, इसका जो महत्व है, वह है बोधगम्य अध्ययन। बोधगम्य यानी कि बहुत आसानी से हमें बोध हो सकता है अनुसंधान के दौरान कि चीज़ें क्या वास्तव में किस रूप में घट रही हैं, उनका वास्तव में किस प्रकार से उनका प्रभाव जो है वो पड़ रहा है। क्योंकि अनुभववाद या अनुभविक पद्धति वह पद्धति है जिसके अंतर्गत हम जो सामाजिक वास्तविकता है उससे संबंधित जो विश्वास है, अवधारणाएं हैं, उनका अध्ययन इन जो हमारे खुद के अनुभवों के आधार पर अपने खुद के इंद्रियों के माध्यम से कर सकते हैं। तो ये विधि एक प्रकार के तार्किक ज्ञान की जो है उसके पक्ष की बात नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम रक्षाबंधन की बात करें, रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार जो अभी जस्ट निकला है। इस त्यौहार के बारे में अगर किसी हिंदू व्यक्ति या भारत में रहने वाले व्यक्ति से पूछा जाए तो शायद उसके बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में बेहतर तरीके से बता सकता है। लेकिन अगर किसी पश्चिमी व्यक्ति के, समाज के, देश के व्यक्ति को किसी को इस बारे में कहा जाए तो वो उसके बारे में क्या समझेगा, वो उसके बारे में क्या बात करेगा, या उसको कितना सही रूप में समझ पाएगा। तो इन बातों को समझना इतना आसान नहीं है। और मैं आपको अगर इसमें एक स्वरूप और बताऊं, हालांकि ये थोड़ा सा आपके लिए मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा प्री हो गया, मैं आपको पहले कुछ बता रहा हूँ, शायद इतना आपको समझ में उदाहरण नहीं आए। वरना एक हमारे विद्वान रहे हैं समाजशास्त्र में, आप जब थर्ड ईयर में आएंगे तो वो आपके सिलेबस में भी आएगा, इसलिए वो रिलेटेड है, तो आपको मैं उसको आधार पर समझाने का प्रयास करता हूँ। मैक्स वेबर एक बहुत बड़े विद्वान रहे, और मैक्स वेबर का धर्म के ऊपर बहुत बड़ा अध्ययन है। उन्होंने विश्व के प्रमुख 6 धर्मों पर अध्ययन करके ये बात बताने का प्रयास किया, को रिलेट करना उन्होंने की कोशिश की कि कैसे धर्म के द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। वो उसको समझा रहे थे, वो अपना कोई आइडल टाइप या आदर्श प्रारूप के रूप में उसको समझाने का उनका प्रयास था। उसी अध्ययन में उन्होंने भारत के हिंदू धर्म का भी अध्ययन किया, और उन्होंने कहा कि भारत में पूंजीवाद का विकास अपेक्षाकृत देर में से इसलिए आया क्योंकि भारत में जो धर्म था उसमें पूंजी के संदर्भ में कभी बात की ही नहीं जाती थी, अर्थ को कभी मान्यता दी ही नहीं गई थी। यहाँ के लोग आध्यात्मिकता पर ज़्यादा विश्वास करते थे, अलौकिकता पर ज़्यादा विश्वास करते थे। तो इस रूप में उन्होंने ये माना कि ये जो अध्ययन है, जो भारतीय हिंदू धर्म है, उसने भारत में पूंजीवाद को लाने में कहीं ना कहीं रुकावट का काम पैदा किया। जबकि हकीकत ये है कि मैक्स वेबर ने कभी उन चीज़ों को समझा ही नहीं। हम फर्स्ट ईयर में आपको ये बता देते हैं, जब हम पुरुषार्थ की बात करते हैं उसमें, कि भारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सभी को बराबर बराबर महत्व दिया गया था। और कर्म का जो सिद्धांत, जो वहाँ लोग कहते हैं भाग्यवादिता होती है, कर्म और पुनर्जन्म का सिद्धांत तो भारत में कब का बना हुआ है? आज से 3000 साल पहले, 2500-3000 साल पहले महाभारत, गीता में इसके ऊपर, कर्म के सिद्धांत के ऊपर पूरी बात कर दी गई थी। कहाँ भाग्यवादिता की बात आती है, कहाँ उस तरह की बातें आती हैं? लेकिन उन लोगों ने उसको कभी ढंग से वो समझ ही नहीं पाए, उस मूल भावना को वो समझ नहीं पाए।
उन्होंने अपने दृष्टिकोण से, अपने तरीके से उन भारतीय चीज़ों को समझने का प्रयास किया, इसलिए उनके अध्ययन में वो पैनापन या वो स्पष्टता नहीं आ पाई। उनका अध्ययन सही नहीं माना जा सकता। और बड़े बड़े भारतीय चिंतकों ने, समाजशास्त्रियों ने मैक्स वेबर की इस बात पे आलोचना भी की थी बाद में। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि इंद्रजन्य अनुभव या अनुभविक पद्धति के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं उसमें कई जगहों पर तार्किकता का इतना महत्व नहीं होता है, तर्क शक्ति इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, वैज्ञानिकता का इतना महत्व नहीं होता है। हालांकि ये हर बात जगह पर लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में कई बार ऐसे भी अध्ययन आते हैं जिसमें हमें अनुभविक पद्धति या अनुभववाद का प्रयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार से आज का जो अंतिम बिंदु है, चौथे बिंदु, उस पर मैं बात करूंगा, और वह है सैद्धांतिक उपागमों एवं मान्यताओं की अपर्याप्तता। यानी कि सैद्धांतिक जो उपागम और मान्यता है, जो मॉडल जो हमारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, उनके मतलब अध्ययन में अनुभविक पद्धति जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अनुभविक पद्धति पहले से ही सैद्धांतिक उपाय और मान्यता को वो जो है उसको स्वीकार इस प्रकार से नहीं करती है। जिन विश्वासों और मान्यताओं का अध्ययन सैद्धांतिक उपागम या मॉडल्स के द्वारा नहीं किया जा सकता है, उनके अध्ययन में अनुभविक पद्धति बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। क्योंकि हर बात सैद्धांतिक उपागमों और मान्यताओं से समझना आसान नहीं है। जैसे मैंने आपको बात कही ना अभी कि अब सैद्धांतिक उपागम या जो मान्यताएं हैं, सैद्धांतिक उपागम इन द मान्यता इन द सेंस कि जो पहले से अध्ययन की वैज्ञानिक पद्धतियां पहले से चली आ रही हैं, जो तरीके चले आ रहे हैं, वो तरीके, वो पद्धतियां जिनके माध्यम से मैक्स वेबर ने भी अध्ययन कर लिया। अभी मैंने मैक्स वेबर की बात की। और अगर आप भारत के इस अनुभव की बात करें, भारत के इस अध्ययन की बात करें, भारतीय संस्कृति के अध्ययन की बात करें, तो कौन सी बातें लोगों को समझ में आ पाती हैं? बताइए आप मुझे। क्या कोई आदमी ये समझ सकेगा कि भारत में क्यों फैमिलीज़ के बारे में या संबंधों के बारे में इस प्रकार की कोई विचारधारा, या अगर हम इसको चलिए भारत में के बारे में लोग क्या सोचते हैं इसको छोड़िए, हम किसी विदेशी संस्कृति के बारे में जब बात करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, इसमें मैं किसी धर्म की आलोचना या किसी धर्म की प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन हिंदू धर्म में सगे भाई बहनों को छोड़कर ही नहीं, दूसरे जो भाई बहन जो संबंध में आपस में होते हैं उनमें भी वैवाहिक संबंध जो है वो प्रतिबंधित माने गए हैं। हिंदू विवाह एक्ट 1955 जो है, हिंदू विवाह अधिनियम, उसमें भी ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी जानते हैं चाचा मामा ताऊ वगैरह ये सब जो भाई बहन है ये आपस में विवाह नहीं कर सकते। लेकिन मुस्लिम विवाह में सगे भाई बहनों को छोड़कर, जो कि एक ही माता पिता की संतान है, उनको छोड़कर दूसरे जो चाचा ताऊ मामा खाला वाला वो है, उनमें विवाह करना बहुत आसान है, बहुत मतलब सामान्य होता है। दो सगे भाई अपने बच्चों की शादियां करते हैं और वो तो उसको ही प्राथमिकता देते हैं, प्रायोरिटी उसी को देते हैं। हम कहते हैं ये तो बिल्कुल बकवास है, हमसे बिल्कुल उल्टे हैं, इनका तो हम जैसे करते हैं ये वैसे करते हैं। ये जो कट्टरता की बातें हैं, मैं इसको सही नहीं मानता। हम उनकी संस्कृति को समझे ही नहीं हैं, हम उनकी कल्चर की मान्यता को उस गहराई से समझ ही नहीं पाते हैं जिस गहराई से वो हमारी बात को नहीं समझ पाते, तो हम भी उनकी बात को नहीं समझ पाते। उसके पीछे उनमें शायद रक्त की शुद्धता की अवधारणा रही होगी, उनमें एक अविश्वास का माहौल भी रहा होगा कि भाई परिवार से परिवार, कुनबा ही कुनबा आपस में, और अधिकांश लोग जो है एक घर से एक जो है ये आक्रमणकारियों के रूप में या सेना के रूप में दूर दूर जाते रहे। तो इन्होंने वहाँ पर जो अपने विवाह संबंध स्थापित किए उसमें और तो इनको कोई दे रहा है, वो महिलाएं दी, तो उन्होंने उसमें भी वो उस रूप में भी दिया कि अपने परिवार से ही उन्होंने उस तरह के भी सगे भाई बहन को छोड़कर बाकी लोगों आपसी परिवार में ही विवाह हो जाए। रक्त की शुद्धता की बात भी आ गई। ऐसा मिस्र में भी होता था पहले, सगे भाई बहन सब, क्योंकि राजा के परिवार में राजा ही आपस में विवाह करते थे कि दूसरों को वो निम्न मानते थे। और वैसे भी हिंदू धर्म में भी अगर आप देखें तो बहुत से आपको पुराने उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पर बहुत ही निकट संबंधियों के बीच में विवाह हुए हैं। जैसे मान लीजिए अर्जुन का और सुभद्रा का जो विवाह हुआ था। अर्जुन जो था वो कृष्ण के बुआ का लड़का था। इट मीन्स कृष्ण भगवान अर्जुन के मामा के लड़के थे, और अर्जुन ने विवाह किससे किया? अपने मामा की बेटी से, क्योंकि सुभद्रा कृष्ण की बहन थी। माएँ अलग अलग थी, पिता तो एक ही था। तो इट मीन्स क्या है? इट मीन्स
या इसका मतलब ये है कि विवाह जो है पहले हमारे समाज में भी ऐसे होते रहे हैं, और साउथ में आज भी कई जगहों पर आप देखिए वहाँ बुआ और मामा की बेटी, मतलब बुआ का लड़का और मामा की बेटी, उनमें आपस में शादियाँ होती हैं और वो प्रायोरिटी में प्राथमिकता देते हैं उसमें। आप साउथ की फिल्में देखिए जो आती है उसमें। तो हम क्या सोचते हैं, हम भी उनकी संस्कृति को नहीं समझ पाते हैं, या जिनमें बहुपति विवाह है हम कह रहे हैं यार क्या नाटक लगा रखा है, वो अपने आप को पांडवों के वंशज मानते हैं। तो इसलिए जो सैद्धांतिक जो मॉडल बने हुए हैं या जो वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर जो अध्ययन करने के जो तरीके स्थापित हैं, हमेशा अनिवार्य नहीं कि उससे बातें समझ में आए। कई बार ऐसा होता है कि हमें उनको समझने के लिए अपने खुद के अनुभव या इंद्रियजन्य जो अनुभव हमारा है उसके आधार पर, अनुभविक पद्धति के आधार पर ही हम उसको समझ पाएंगे, अन्यथा हम उस बात को समझ नहीं पाएंगे। तो इस रूप में मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा था कि ये जो भी सारे बिंदु मैंने आपको बताए हैं और जो अर्थ बताया, आज मैंने अर्थ बताया है अनुभविक पद्धति का, कि किस प्रकार से एम्पेरिकल जो शब्द है वह किससे बना है, वो बना है एम्पेरिकस जो लैटिन भाषा का शब्द है उसके आधार पर ये बना है, और उसका अर्थ होता है अनुभव या अनुभवजन्य, अनुभव पर आधारित या अनुभव जिसको हम कहते हैं, और इस पद्धति से जो भी अध्ययन किया जाता है उसे अनुभविक पद्धति के लिए अनुभविक पद्धति कहा जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम बाकी के बिंदुओं पर भी बात करेंगे। धन्यवाद।